लेक्चर थर्ड है शायद ये, है ना, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा, फोर्थ ही है। अरे थर्ड तो न्यूमेरिकल पढ़ाया था मैंने, तो न्यूमेरिकल माने लेक्चर को जीरो माना करो आप लोग। न्यूमेरिकल मतलब होता है कि वार्म अप। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेक्चर 3 मानिए इसको, और ये है आपका कूलाम का नियम। किसका नियम बेटा? कूलाम का नियम। यानी कूलाम का नियम क्या चीज है, क्यों आया, कैसे आया, इसको बताते हैं, जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है कूलाम्स लॉ। ठीक है, लिखा है आपके पास सामने कि व्हाट इज कूलाम्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरे फिजिक्स के थ्योरी में जहां देखोगे तहां ये जरूरत आपके काम आएगा। कूलाम्स लॉ, जैसे आप सबने जाना कि चार्ज आवेश क्यू होता है, यूनिट कूलाम होती है, दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव आता है। और इंटरेक्शन जो लिखा था, प्रतिक्रिया, क्या होता है, प्लस प्लस अगर रख दिया तो दूर भागेंगे, और माइनस माइनस रख दिया ना तो भी दूर भागेंगे। समान होगा तो दुश्मनी होनी तय है, और असमान होगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दोस्ती करेंगे, वो चीज है ये। तो ये हो क्यों रहा है, सवाल पूछा जाता है कि ये होता क्यों है, क्यों इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में। तो उसका आंसर ये नहीं दे पाते, ये नहीं दे पाते उसका आंसर। हाँ, लेकिन कितना इंटरेक्शन हो रहा है उसका आंसर ये दे पाते हैं। अजीब सी बात है नहीं है। क्वेश्चन इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आप खुद ही सोचो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज इधर रखा और एक पॉजिटिव चार्ज इधर रखा, पास आएंगे दूर जाएंगे? एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है बेटा, पास आएंगे दूर जाएंगे? दोनों पॉजिटिव है बोल रहा हूं। जिसको पॉजिटिव ना पता हो ना, पॉजिटिव मतलब प्लस होता है, तो भी दोनों सेम तो बोला ना मैंने, ऐसा थोड़ी बोला एक पॉजिटिव बोला एक पॉजिटिव बोला तो भी दूर जाएगा। चाहे जो ले लो, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर ही तो जाएगा। पहला सवाल आता है क्यों, वाई, क्यों दूर जाएगा? तो दूर तो जाएगा कोई चीज, कल आपको मैंने बताया था लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आइएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कोई चीज रुकी है तो रुकी ही रहेगी। अगर आपने बुक बंद करके रख दी है नोट्स, तो नोट्स तब तक ओपन नहीं होगा जब तक तू उसे ओपन नहीं करेगा। अगर मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया एक कूलाम की डेफिनेशन लिख के लाना है, तो जब तक तुम पेन नहीं चलाओगे एक कूलाम की डेफिनेशन कोई लिख नहीं सकता, विधाता भी नहीं आके लिखेंगे। तो वाई, क्यों? क्योंकि जब तक कोई फोर्स, तो फोर्स लगता है। क्यों? क्यों का आंसर क्या होता है, क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स क्यों लगता है भाई? प्रतिकर्षण, रिपल्सन एक बल है, आकर्षण एक बल है, तो ये लगता क्यों है उसका आंसर हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। लेकिन कितना लगता है, हाउ मच, उसका आंसर ये देता है। बात समझ आई? कितना लगता है। तो मैग्नीट्यूड बताने के लिए हम इसके नियम के पास आते हैं कि भाई ये प्लस है, ये प्लस है, सामने सामने रख दिया तो दूर भागेगा, ये दूर भागेगा। कितना क्यों भागेगा उसका रीजन बहुत आगे जानोगे, इसके बाद जानोगे। लेकिन कितना भागेगा उसका रीजन बताने के लिए यही काफी है। यानी ये बल बताएगा, बल लगेगा ना, फोर्स लगेगा तभी तो दूर जाएंगे, तभी तो पास आएगा, तभी तो होगा, अपने आप पे हो जाएगा। बताओ, बल लगेगा नहीं लगेगा? पास आने के लिए और दूर जाने के लिए फोर्स तो लगना जरूरी है ना, तो फोर्स लगता है। तो वो रीजन आप फोर्स में मान लीजिए कि हाँ, इसका रीजन वाई का आंसर क्या मान सकते हैं कि सर बल लगता है। कितना लगता है वो बताने के लिए कौन सा नियम आता है, कूलाम का नियम। तो उन्होंने बताया, अगर मान लो ये मैंने कोई चार्ज रखा, ठीक है, और ये छोटा सा चार्ज रखा है, इसको बोला जाता है बेटा पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश। अब आपके सामने टारगेट आया, सर चार्जें जानते थे, पॉजिटिव चार्ज जानते थे, नेगेटिव चार्ज जानते थे, ये पॉइंट चार्ज क्या चीज है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है ना। पॉइंट चार्ज, तो ये जो चार्ज है ना, अगर मैं ये मानूं कि चार्ज बहुत बड़ा नहीं है, इतना सा है, पॉइंट मतलब बिंदी बेटा, छोटी सी बिंदु रख दो ऐसे, ये पॉइंट नहीं है, इसे पॉइंट कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना। तो बहुत छोटा है बहुत बड़ा है? बहुत छोटा है। सोचो ये वाला और ये वाला आमने सामने हैं, बहुत छोटे हैं या बड़े दिखाई दे रहे हैं? आप लोग सोचिए, बताइए नॉर्मली आपको क्या दिख रहा है, छोटा या बड़ा? बड़ा। छोटा कहां से बेटा, इतना बड़ा है। लेकिन सोच, अगर ये यहां हो और ये मंगल ग्रह पर हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो ये कितना बड़ा दिखाई देगा? इतना ही बड़ा, इतना ही बड़ा दिखाई देगा। क्या तुम्हारी आंख यहीं धई के चली गई? कितना बड़ा दिखाएगा? छोटा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। यानी इसे कहा जाता है पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश किसे कहा जाएगा? बिंदु आवेश, दो चार्ज ले ली ना आपने, बिंदु आवेश उसे कहा जाता है अगर चार्ज भले खूब बड़ा सा हो, पृथ्वी जितना बड़ा चार्ज हो। तारे कितने बड़े बड़े होते हैं बेटा? स्टार्स सन से भी छोटे या सन से भी बड़े? लार्जर देन सन, सूर्य से भी बड़े बड़े। लेकिन हमें कैसे दिखाई देते हैं?
पॉइंट जैसे, क्योंकि हमसे बहुत पॉइंट चार्ज, समझ में आया? अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है तो चार्ज कैसा नजर आता है? पॉइंट चार्ज। तो ये किसके लिए कूलाम का नियम बताया जाएगा? पॉइंट चार्ज या फिर बहुत छोटे से चार्ज के लिए। बात समझ में आई? तो हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए। अब मत बोलना सर पॉइंट चार्ज क्या है, बहुत छोटे छोटे चार्ज, ठीक है? तो 2 पॉइंट चार्ज ले लिया। अकेला कोई बल लगा पाएगा किसी पर? ये मारकर मैं अकेला बैठा हूं, मेरे आसपास कुछ है ही नहीं, बताओ मैं किस पे बल लगाऊंगा? तो 1 चाहिए या 2 चाहिए? एक वो जो लगाएगा, दूसरा वो जो महसूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए मैंने 2 लेकर आया ना, सोचा जबरदस्ती सर 2 क्यों लेकर आए, 1 से काम क्यों नहीं चल सकता था? तो इसलिए 2 लेकर के आ गया। इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है वो बताया जाता है कूलाम के नियम से। कैसे पता किया गया वो सुनना ध्यान से, समझना। इसको रोका गया, मान ले दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको पकड़ा गया और ऐसे दोनों को पकड़ के लाके रखा गया r डिस्टेंस की दूरी पर, और जैसे इसको मैंने छोड़ा ये भागा, जैसे इसको छोड़ा ये किधर क्या हुआ? भागा। इसका मतलब इसके ऊपर ये किधर भागा होगा? पहला सवाल, ये किधर भागा होगा? क्या जिधर फोर्स लगा होगा या उल्टा भागेगा? प्लस प्लस, दूर जाएगा पास आएगा? तो किधर जाएगा? राइट साइड। यस। क्या जिधर फोर्स लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? यानी मैं अगर इस पे लिखूं, इस पे फोर्स लगाया किसने? पहले ने कि दूसरे ने? पहले ने ना। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये समझ में आया क्या चीज लिखा मैंने? दूसरे पर लगने वाला बल, लगाने वाला कौन? पहला। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसको पकड़ो और इसको छोड़ो, अब बताओ भागेगा उधर? भागेगा नहीं भागेगा? तो ये क्या लिखोगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये चीज, ये फोर्स है कितना, हाउ मच, यही बताने आए हैं। तो बताएंगे कैसे? इन्होंने बताया, कूलाम ने बताया कि किन्हीं भी 2 बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, इसके नाम बताऊंगा मैं आपको, जिसे कूलाम का नियम या कूलाम्बिक फोर्स भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है? इनके बीच जो बल लगता है वो डिपेंड करता है कि चार्ज कितने हैं। आप खुद से सोचो, चार्ज खूब ज्यादा होगा तो ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? चार्ज खूब ज्यादा हो, खूब बड़ा चार्ज हो तो ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। यानी क्या सीधे चार्ज पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। दूसरा, आप लोग सोच के बताइएगा ये बात, मैं डिस्टेंस ज्यादा रखूं तो ज्यादा फोर्स लगेगा, डिस्टेंस कम रखूं तो ज्यादा फोर्स लगेगा? सोच के बताना। डिस्टेंस, भाई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दिखाते हो तो अगर दूसरा मैग्नेट खूब दूर होता है तो वो उसको अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर पाता, लेकिन अगर डिस्टेंस जैसे कम करते हो क्या वो अट्रैक्ट या तो रिपेल करने लग जाता है, मतलब या तो पास खींच लेता है तो दूर ढकेलता है। तो डिस्टेंस ज्यादा पर फोर्स लगता है, डिस्टेंस कम पर। अच्छा, चार्ज ज्यादा करोगे तो फोर्स, सोच मैग्नेट जितना बड़ा लेकर के आएगा क्या उतनी अच्छी ताकत लगाएगा कि नहीं लगाएगा? छोटा सा मैग्नेट छोटी सी ताकत लगा करके खींच रहा है कि नहीं है? और तुम इतने बड़े मैग्नेट लेकर के आओगे तो क्या बहुत अच्छे से खींच पाएगा किसी चीज को? ये बात कॉमन सेंस वाली है कि नहीं है? तो सीधे डिपेंड करता है इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पर और डिस्टेंस के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सोच के बताना, डिस्टेंस के डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? भाई चार्ज पे तो डायरेक्टली डिपेंड किया, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज ज्यादा लेकर के आए, अगर तुमने चार्ज बढ़ाया तो फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। और तुमने अगर डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। यानी बल कम होता जाता है और कमजोर होता जाता है। यानी डिस्टेंस जो बल है वो चार्ज पे तो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट जैसे चार्ज वैसे फोर्स, लेकिन डिस्टेंस के डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। तो इसे कैसे बताया जाता है बेटा? सबसे पहली बात ये लिखी जाती है कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। यानी इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों के, अरे भाई ऐसे देख, F प्रोपोर्शनल Q1, F प्रोपोर्शनल Q2, तो दोनों को मिला करके मैं क्या लिख दूंगा? सेम ही क्वांटिटी है ना, ये एक ही चीज तो है, और मैं इसको दोनों को मिला करके लिखा जाता है बेटा, बुक वगैरह डायरेक्ट लिखती है, जानते हो? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये लिख दिया। दोनों का गुणा कर लो और डायरेक्ट फोर्स पे डिपेंड करा दो। दूसरा, डिस्टेंस के बताइए आप लोग, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। तो F प्रोपोर्शनल R स्क्वायर लिखूंगा तो सबसे बड़ी गलती होगी 1/r स्क्वायर। अच्छा, R स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ, R के बढ़ने के साथ बहुत तेजी से फोर्स घटता है, इसलिए R का डबल लेना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है? R का स्क्वायर करना पड़ता है। तो ये पहला और ये दूसरा। अब दोनों को अगर मिलाया जाएगा ना, अब दोनों को अगर मिलाया जाएगा तो F प्रोपोर्शनल बनता है Q1 Q2/r स्क्वायर। अब सबको पता है, ये सब स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं लिखूंगा F
तो प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल आएगा, लेकिन इक्वल आएगा तो अपने साथ कुछ लाएगा, एक कांस्टेंट, एक नियतांक लेकर आता है, नहीं आता है। वो नियतांक आएगा बेटा स्मॉल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही बेटा, यही जो आपने F लिखा है ना, यही है, यही इसी F को कौन सा बल कहते हैं बेटा? कूलाम्ब का नियम। यही कूलाम्ब का नियम है, यही वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। यही वैद्युत बल है, यही स्थिर वैद्युत बल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल के नाम से इसे ही जाना जाता है। बताओ यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट मात्रक क्या होगा इसका? अरे यूनिट इसका फोर्स का, अरे बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स है, यूनिट क्या होगा इसका? कूलाम्ब पर सेकंड। सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स है, यूनिट क्या होगा? अरे ये पागलों, दुनिया में कोई भी फोर्स हो उसका यूनिट तो न्यूटन ही होगा। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लैंग्वेज लिखिए। किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, पॉइंट चार्ज है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस is depends on these factors। डैश लगाइए सब लोग, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। लिखा? किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर। नंबर एक आप लोग देख करके बताइए क्या समझ में आ रहा है? क्या दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या अनुक्रमानुपाती है? सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए कहा जाता है अनुक्रमानुपाती, और इसको कहा जाता है व्युत्क्रमानुपाती। तो यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यह है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सनली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप लोग। तो नंबर एक लिखिएगा, यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज, यह दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। यह दोनों आवेशों के परिमाणों के, यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये लिख, अब ये लिखो, वो जो आपने इतनी बड़ी लाइन लिखी ना, उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका होता है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ये होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग बताइए? पहले मैं आपका सुन लूं फिर मैं अपना बताऊं। आप लोग क्या कहना चाहोगे? सेकंड पॉइंट आपके सामने है। नहीं का है, इतने खराब, इतना खराब बताओगे, डायरेक्ट बोल दोगे व्युत्क्रमानुपाती। फोर्स इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और कोई बताए, एक्सप्लेन करें। और बेटा कोई? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के डेफिनेशन ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने ध्यान दिया, जब मैंने चार्ज बनाया तो उसमें बीच बीच में सेंटर रखा है, ध्यान नहीं दिया इस चीज पे? तो जो ये डिस्टेंस ली जा रही है बेटा, ये चार्ज के बीच की डिस्टेंस नहीं होती है, बल्कि चार्ज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है। बात समझ में आई? तो ये डिस्टेंस ऐसे हवा में नहीं ले ली जाएगी कि बस एक ये है एक ये है। ये दूरी कौन सी दूरी है? आवेशों के बीच की दूरी, बल्कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी है, और उसके ये व्युत्क्रमानुपाती है। यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस फोर्स, इट इज, लिखो, इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। यह बल, ज्यादा तेज बोल दिया है, मुझे पता है। यह बल दोनों आवेशों के, अरे तुम्हारे पास दिमाग हो तो खुद से बना लेगा। यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों के
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख नहीं पा रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है। जो लोग तुमसे मिलेंगे कल को कहेंगे तुम ही लोग थे, पढ़ते थे 2027 बैच में। तुम लोग ना बताना फीके में अकेडमी में पढ़ते हो। लिखो, रिकॉर्डिंग चल रहा है बेटा, उसकी तो इज्जत रखो। लिख दिया, दोनों बातें लिखा। अब ये वाली लाइन लिख दो, अब ये वाली लाइन लिख दो। जिनका छूट उठ गया होगा मिला लेना, है ना। इट इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच, केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लाइन लिखा। अब ये लाइन आएगी और अब ये लाइन आएगी। उतार। अभी तीसरी पॉइंट नहीं बताया मैंने, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं बहुत अलग से बताता हूं स्पेशल केस में। अभी केवल यही दोनों चीजें याद रखिए। ये मिटा देना, ओके। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। ये इंसान को मान लें, इंसान जितना बड़ा होगा वो उतना फोर्स लगा पाएगा, है कि नहीं है। हाँ, ये तुम समझ गए। छोटा बच्चा ले आओ 2 साल का, और एक 20 साल का और एक 200 साल का, तो फिर जानते ही हो 200 साल वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अरे मान लो कहीं से जी जाए तो। तुम लोग सब हल्के में ले लेते बेटा, होते होंगे कहीं ना कहीं तो होगा ही कोई, कहीं ना कहीं। अब हम ना देख पाए तो हमारी बात अलग है। एक सेकंड चैप्टर है कि नहीं फिजिक्स में, अभी आगे सेकंड चैप्टर। लेकिन आप लोगों ने देखा, कहाँ देखा था बेटा? मेरी कहानी में मैं विलन, मैं हीरो, सब मैं हूं। आइए। कह रहे हैं यस सर मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो सेकंड, इसका मतलब ये थोड़ी सेकंड चैप्टर होते नहीं है। चलो आगे देखिए, ये समझ में आया। अब आपके लिए नया क्या है? क्या आप एफ जानते हैं? एफ क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एफ जानते हो। Q1 और Q2, Q1 पहला आवेश है, फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकंड चार्ज। ये भी जानते हो, सब परिचित है नहीं है, सब फैमिलियर है। आर रेडियस ना बोलना, डिस्टेंस बोलना, दूरी है। और आवेशों के बीच की दूरी नहीं है, सेंटर के बीच की दूरी है, केंद्र के बीच की दूरी। नया क्या है? एन फॉर नया। एन क्या है? न्यूटन है। नया नहीं है ये, एन फॉर न्यूटन। फोर्स का यूनिट है ये। दुनिया में कोई फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन। अब बात आई नया क्या है? के। जहां के, अब लिखिए, के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर जी यही तो नया है, बस यही पढ़ाइए, और क्या है? और तो सब हमारे भाई हाथ के अकेले जेब में रख के चलते हैं। नया है के बताइए लिख के क्या है? के है अनुक्रमानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के इज वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। लिखा? इट इज वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज नोन एज, जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। व्हिच इज नोन एज कूलाम्स कांस्टेंट। व्हिच इज नोन एज कूलाम्स कांस्टेंट, जिसे कूलाम का नियतांक कहते हैं। कूलाम्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ? इसे क्या कहा जाता है? कूलाम का नियतांक, कूलाम्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप सबको पता होगा, वो दुनिया में कई सारे कांस्टेंट आपने सुने होंगे। अच्छा, क्या ऐसा फार्मूला कभी 9th में या कभी 11th में कहीं सुनना सा लग रहा है? ऐसा फार्मूला कहीं ना कहीं, गुरुत्वाकर्षण वाला, क्या सबको, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला, F = G m1 m2 अपॉन R²।
वहां द्रव्यमान पड़ा था मास, और यहां पढ़ रहे हो चार्ज, इतना डिफरेंस है। हाँ, लेकिन वहां कैपिटल जी था और यहां स्मॉल के, बस इतना सा डिफरेंस है। तो जैसे जी की वैल्यू होती थी कुछ ना कुछ 6.67 न्यूटन पर 9.8 वाले अपने आप को आईने में देखकर 2-3 दें जी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैसे ही इस के की वैल्यू होती है, वैसे इसकी भी वैल्यू होती है। अरे वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये किसका कांस्टेंट है? कूलॉम्स कांस्टेंट। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। और किस कांस्टेंट के नाम से जानेंगे? अरे बेटा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण बल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत नियतांक। क्लियर हुआ? चाहे आप कूलाम का नियतांक कहिए, चाहे स्थिर वैद्युत नियतांक कहिए, कहिए कुछ मत, इग्नोर मारिए, गोली मारिए, जो जरूरी है वो जानिए। वैल्यू, जी की वैल्यू पता था ना? क्या मतलब है सर जी की वैल्यू से? के की पढ़ाई है जो 12th में है। इसकी वैल्यू क्या होती है सुनिएगा ध्यान से। इसका मान, इसके मान, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसका मान होता है के इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, एक के बार में याद हो जाएगा। 9 के बाद क्या आता है? 10, और 10 से पहले क्या आता है? 9 इंटू 10⁻9। ये सर क्या खेल है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये के की वैल्यू है 9, 10, 9, यही करना है बस। तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, यूनिट भी ध्यान रखते हुए चलना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इसमें रहती थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, उसमें रहता था। समझ में आया के की वैल्यू? लेकिन के को ऐसे नहीं लिखते, के को लिखने की एक स्टाइल है, दिखाएं? इस जो ये नाम पड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसके हिसाब से के को क्या लिखा जाता है? के को लिखा जाता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे सर ये नया चीज, हाँ ये तुमको बेसिक में पढ़ाया था। अरे तो तुम पढ़े होगे बेटा, ठीक है। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोच रहे ये क्या सर है? तो ई है, ई आप पता नहीं क्या है, तुम लोग जानते भी होगे ना, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन। इसे क्या कहा जाता है? लिख दूं? हाँ बोलो बोलो, एप्सिलॉन बोलो। हाँ, माइक में आवाज जानी चाहिए ताकि पता लगे बच्चे पढ़ते हैं। तो के इक्वल टू, नहीं बोल पाए ना अगर मान लो, तो तुमको माइक यहाँ कैमरा के सामने ऑन कैमरा बुलवाऊंगा, बोल एप्सिलॉन, और तुम्हारे घर वालों को भेजूंगा वो वाली रिकॉर्डिंग पक्का। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, और बगल में लिखा है 0, तो इसे कहा जाता है एप्सिलॉन नॉट। यानी ये जो मैंने वैल्यू बताई है ना, इसमें क्या लिखा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ये एमकेएस में है। सीजीएस में अगर मैं बात करूंगा तो के की वैल्यू 1 होती है। ये किसमें मैंने बताया? लिखना मत, जरूरी नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। एमकेएस में मैंने वैल्यू लिखी है, सीजीएस में के की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? 1। बड़ा इजी है। तो सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है, लेकिन एमकेएस में इतना ही होती है। और उससे क्या लिखा गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको सीखना था आज के लिए। 4 पाई तो कांस्टेंट है जानते हो, लेकिन एप्सिलॉन नॉट अभी जानते नहीं हो। एप्सिलॉन नॉट क्या है? जहां, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहा जाता है? जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। जहां यस यस यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ही के है। और के को क्या लिख सकते हो? 1/4 पाई, चाहे डायरेक्टली लिख, के की वैल्यू ये होती है। लेकिन के को लिखने का एक और तरीका है, इस टर्म में, इस टर्म में क्या लिखा जाता है? 1/4 पाई, क्योंकि मैंने क्या बोला? देखो एप्सिलॉन नॉट इज, क्या है एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी, परमिटिविटी, जिसे बोला जाता है हिंदी में विद्युतशीलता। अब विद्युत शब्द यहां भी आया और विद्युत शब्द वहां भी आया, तो विद्युतशीलता, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एयर भी लिख ले, फ्री स्पेस, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। समझ में आया? जहां एप्सिलॉन नॉट को निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं।
इतना सा है, कितना आसान है नियम। क्या फार्मूला याद हो गया सबको? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, समझ में याद हो गया फार्मूला? के स्थिर वैद्युत नियतांक है, कूलाम का नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, गोली मारो इन सबको तुम, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बेटा जहां के को एक और तरीके से लिखा जाता है, के को लिखने की एक और स्टाइल है ये, लेकिन यहां पर सब कुछ जानते हैं सर, के को तो जान ही चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही बताया गया, लेकिन क्या नहीं जानते थे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को कहा गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, वैक्यूम की, एयर की विद्युतशीलता, कि उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब कितना वो अलाउ करती है, ये वो चीज है। अब आप सोचेंगे सर इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होती हो, नहीं होती होगी। अरे पाई की वैल्यू 3.14, 4 की वैल्यू 4 ही होगी, हाँ ये जानते हो तुम लोग, तो ये नहीं जानते। के की वैल्यू जानते हो? तो क्या उठा पटक के घूम फिरा के क्या एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू? हाँ बेटा कैसे करोगे? कैसे करोगे? मन से, केवल मन से करेंगे, पेन से करेंगे हैं? तो k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट उधर भेजो, k इधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई k। समझ में तो आया होगा बेटा, दोनों ने जगह बदल ली है बस, हाँ यही याद रखना। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1/4, पाई का वैल्यू 3.14 और k की वैल्यू 9 × 10⁻। अब देखो मेरी कैलकुलेशन इतनी तेज है बेटा, सेकंड नहीं लगेगा, मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर यूनिट तो उधर कुछ अलग थी, इधर कुछ अलग हो गया, क्योंकि बेटा के सामने एप्सिलॉन नॉट नहीं है, के नीचे है, इसलिए यूनिट पलट गई है। तो यूनिट अगर तूने उसकी याद कर ली तो इसकी याद हो जाएगी। सॉल्व करने पर ये आएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, उतारिए जरा। क्लियर है एप्सिलॉन नॉट के बारे में? एप्सिलॉन नॉट के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10⁻9। बाकी यूनिट पता है ना सबको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा यहां पर आपने एप्सिलॉन नॉट को जाना 8.85 × 10⁻12 यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फ्लो में यही ना याद कर लेना और यही हर जगह टी किया ना, गलती हो जाएगा। जो होमवर्क है वो सुन, आपको के की और एप्सिलॉन नॉट की बीमा डायमेंशनल फार्मूला लिख कर लाना है, यही होमवर्क रहेगा। और जो होमवर्क मैं भेज पाऊंगा भेजूंगा, बट आपको ये दोनों तो समझना ही है। भेजूंगा बेटा, याददाश्त तेज है मेरी। के डायमेंशनल फार्मूला है, MLT वाला जो लिखते नहीं थे डिब्बे बना करके, जानते होगे तुम लोग? हाँ वही, मैंने सोचा भूल गए होगे, 6-7 सदियां हो गई है, नहीं पढ़ा ना तुम लोगों ने। चलिए ये हो गया इसके बारे में। अब सुनिएगा ध्यान से, जो आपने इस फोर्स के बारे में, ये फोर्स है क्या क्या चीज, तो ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस r और ये Q1 ये Q2। क्लियर है? ये बात एकदम समझ में आया? अब ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकली जो पाया गया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इस पे अगर ये यहाँ पर फोर्स लगेगा भी तो आप लोग इस पे फोर्स का लिखोगे। मान लो दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे जो भी लगेगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सब कुछ समझ में आता है ना? ये ऐसी चीज़ है। अब बात उसमें आती है कि ये जो फोर्स है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, गुण क्या क्या है कि नहीं है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल के गुण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या है, कैसे कैसे लगता है, कब लगता है, कितना ज़्यादा लगता है, कितना कम लगता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर 1 इस फोर्स के बारे में एक क्या देखा गया, ध्यान से सुनना। अगर मान लो इसका मास m है, क्या माना, इसका मास और इसका भी मास m है, दोनों का मास m, दोनों का मास सेम है। तो अगर दोनों का मास सेम है तो मैंने इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, तो ये भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा। तो क्या यहाँ से F = m में पता लग जाएगा कितना एक्सीलरेशन से भागा, वो तो पता लग जाएगा ना तुमको, कितनी वेलोसिटी से भागा, कितने एक्सीलरेशन से भागा। तो F = m में से क्या यहाँ F पता लग जाएगा। फिर इसको पकड़ा और इसको छोड़ा, फिर ये भी भागा, फिर F = m में से क्या ये भी पता लग जाएगा कि इस पर कितना फोर्स लगा। अरे ये भी भागेगा तो a आएगा एक्सीलरेशन, और m से गुणा कराओगे तो F = प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जितने फोर्स से ये उधर भागा ना, उतने ही फोर्स से ये भी इधर भागा।
मतलब दोनों एक दूसरे पर कम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इक्वल इक्वल फोर्स लगाते हैं। ये तो वही थर्ड लॉ जैसा हो गया बेटा, है कि नहीं है? जितना ये इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला भी पहले वाले पर फोर्स लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स लगाते हैं? बराबर, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं है? कैसा फोर्स लगाते हैं? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, है ना? तो जो बल लगता है वो इक्वल फोर्स होता है। कैसा होता है? इक्वल फोर्स। लेकिन आप देखिए ध्यान से, एक के डायरेक्शन है दोनों की या अलग अलग डायरेक्शन है? ये इधर मान ले अगर ये ईस्ट जा रहा है तो ये वेस्ट जा रहा है, ऐसा है कुछ? दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, यानी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, इक्वल फोर्स हैं। इक्वल फोर्स का मतलब किसमें? मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, है नहीं है? इक्वल मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन में कैसे हैं? हाँ, जो फोर्स है वो परिमाण में सब बराबर है, इक्वल मैग्नीट्यूड, बट क्या डायरेक्शन में अपोजिट है? नहीं है, डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है डायरेक्शन में, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, इनकी दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। अरे इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? क्या ये एक्शन रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? जितना ये इस पर लगाएगा उतना वो उस पर लगाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है गया। ये न्यूटन का तीसरा नियम याद है? नहीं याद है, तभी तो तुम लोग एकदम साइलेंट हो गए हो। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन नहीं याद है, कोई बात नहीं बेटा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है अगर तुमने किसी को मारा एक थप्पड़ तो दूसरा भी उतने थप्पड़ मारने की इच्छा रखता है, बस होगा तो मार भी देगा, वही है। तो ये क्या है? एक्शन रिएक्शन, पूरा लिख देता हूं मैं कि ये है आपका एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्रिया प्रतिक्रिया जोड़ा होता है ये, मतलब पेयर में आएगा, अकेले नहीं आएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम को पालन करता है, परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में परस्पर विपरीत होते हैं, है ना? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना? परिमाण में बराबर होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तीसरी अगर बात करी जाए बेटा तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होगा या केवल एक ही हो सकता है? अट्रैक्शन रिपल्सन, आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है कि केवल एक का होगा? ये फोर्स भाई, चार्ज का प्रकृति बदलोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव दूर जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव दूर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पास आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है ना? तो ये अट्रैक्शन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है बेटा। या तो ये अट्रैक्शन का होगा, आइदर अट्रैक्शन, या तो ये प्रतिकर्ष आकर्षण का होगा और रिपल्सन, है ना? तो ये कुछ भी हो सकता है। आकर्षण का भी क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा जा रहा है? राइटिंग बड़ी अच्छी है। आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये या तो आकर्षण का हो सकता है या तो, अब आकर्षण प्रतिकर्षण कब होता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पता है कि नहीं पता है? बहुत अच्छा, इतने तेज कब से हो गए आप लोग? अच्छा, ये फोर्स लग कहाँ रहा है? पूरे ऑब्जेक्ट पर, पूरे चार्ज पर, या डिस्टेंस कहाँ कहाँ की ली गई है? सेंटर पर। डिस्टेंस कहाँ की ली गई है? इसका मतलब है ये ऐसा कोई रैंडम जैसा फोर्स नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स है, केंद्रीय बल है। और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। बेसिक में भी पढ़ा होगा, 11th में भी सीखा होगा। केंद्रीय बल कैसे होते हैं बेटा? अरे तुम कुछ मत याद करो, तुम ये याद करो कि केंद्रीय बल होता है। कैसा फोर्स है ये? सेंट्रल फोर्स है, ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है, दैट इज, जिसका मतलब क्या होता है? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव। अब आप सोचेंगे ये कैसा नया फोर्स आ गया, ये कैसा नया बल आ गया? तो संरक्षी बल कोई जानता है? वो फोर्स होता है जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात करोगे तो क्या उसका वर्क डन किया गया कार्य पाथ पे निर्भर करता है? पथ पे। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे यहां से उठाऊं और सीधे लेकर के जाऊं और छोड़ूं तो क्या सीधे ही नीचे आया? और अगर मैं इसको घुमा घुमा के लेकर के जाऊं और अब छोड़ूं, अभी भी कहां आएगा? सीधे नीचे। इसका मतलब है इसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, चाहे आप जितनी भी मेहनत कर दीजिए ये आएगा तो सीधे ही। तो डिपेंड किस पे करता है? केवल इनिशियल, प्रारंभिक और फाइनल, अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है। आप करके देख सकते हो ये भाई, इसको चाहे सीधे लेकर के आओ, छोड़ दो, सीधे नीचे आया, और घुमा घुमा के नीचे ऐसे लेकर के गए। अब तुम सोच रहे हो काम तुमने पूरा किया नहीं किया, और तुम सोच रहे हो ऐसे नीचे आए लेकिन आया एकदम सीधे। इसे बोला जाता है संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड केवल डिपेंड करता है कि शुरू में, शुरुआत में कहां था और अंत में कहां था, केवल इस बात पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई क्या? स्प्रिंग वाला फोर्स कैसा होता है? स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग वाला, संरक्षी की असंरक्षी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। स्प्रिंग को ऐसे लो और ऐसे घुमा घुमा के बाहर खींचो, घुमा घुमा के, और जब छोड़ोगे तो ऐसे घुमा घुमा के अंदर जाएगी या सीधे अंदर जाएगी?
सोच के बताना। इसके लिए तुम्हें स्प्रिंग को या रबड़ को घुमा घुमा के खींचना होगा और फिर तुम्हें छोड़ना होगा। कभी भी रबड़ को कितना घुमा के खींच, जब भी तुमने छोड़ा ऐसे सीधे गया होगा। कंजर्वेटिव फोर्स, समझे? मैग्नेट, एक मैग्नेट के सामने दूसरा मैग्नेट घुमा घुमा के लेकर आओ ऐसे ऐसे और छोड़ो। और तुम्हारे मन में इच्छा तो होनी चाहिए, जाए ना कि डांस करता, वो जाएगा एकदम एरोप्लेन, वो एरोप्लेन है, रॉकेट जाएगा, सीधे भागेगा। भागेगा नहीं भागेगा? इसलिए कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है बेटा। और अभी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी आपको सीखनी है, बहुत खास खास प्रॉपर्टीज सीखनी है। समझ में आया? चलिए अब जो 3 और बचे हैं वो सीख लेते हैं कि वो और 3 हैं क्या। नंबर 5, सुनिएगा ध्यान से। ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन, अरे बल है तो परिमाण होगा कि नहीं होगा? तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से तो आपको मैग्नीट्यूड मिला, क्योंकि आपने चार्ज का क्या रखा था? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया था, ध्यान से देख, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहां से बल का क्या मिला? केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड मिला। डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन भी जानना होगा। तो डायरेक्शन जानने के लिए हम आते हैं यहां पर कि डायरेक्शन होगी किधर। तो ये जो बल है ना, इस बल की दिशा किधर होती है? जैसे आपने क्या कहा, सुनो ध्यान से, परिमाण में बराबर, परिमाण में इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्या दिशा में विपरीत होते हैं? यानी अगर इधर ये पहला चार्ज है Q1 और ये Q2, तो अगर इस पे लगा 20 न्यूटन इधर, तो क्या इस पे लगेगा 20 न्यूटन इधर? क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल है? मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में? अरे ये नॉर्थ, ये साउथ, क्या एकदम सही है? क्या पहले नियम के हिसाब से क्या ये बिल्कुल सही है? लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है बेटा। ये बल्कि सही में क्या है वो ध्यान से देखना। ये पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, और ये हो गया इनके दोनों को मिलाने वाली लाइन। मान ले ये Q1 है, ये भी प्लस है, ये Q2 है, ये भी प्लस है। तो जो फोर्स लगता है ना, वो ऐसे नहीं लगता, वो लगता है इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों के केंद्र को के अलोंग लगता है, अनुदिश लगता है, ऐसे लगेगा। जैसे बनेगी लाइन, उसी लाइन के सीध में होगा फोर्स। जैसे दोनों दो चार्ज दे दिए कहीं भी, पहला चार्ज यहां रखा, दूसरा चार्ज यहां रखा, अब इनको दोनों को लाइन मिला बेटा, लाइन। अब इसी लाइन के अलोंग ही क्या लगेगा? फोर्स। पहला चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां रख दिया, मान ले ये कर दिया तुमने, तो इन दोनों चार्जेस को क्या मिलाओ? एक लाइन से जोड़ो, एक लाइन से जोड़ो और इसी लाइन को आगे आगे बना दो, वो किसके डायरेक्शन हो जाएगी? फोर्स के। अब अट्रैक्शन का होगा तो अंदर अंदर को होगा, और रिपल्सन का होगा तो बाहर बाहर को होगा। देख बाहर बाहर को है कि नहीं है? ये देख अलोंग द लाइन है नहीं? लाइन है। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे है? इस बल की दिशा कैसे है? दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जिधर जाएगी लाइन उधर ही जाएगा फोर्स। लाइन आगे बढ़ा लो, दोनों आवेशों के बाहर बाहर बना लो, या दोनों आवेशों के अंदर। अगर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण, तब तो बाहर बाहर बनेगी। अगर देखो ये +2 कूलाम है बेटा और ये -5 कूलाम है, अब बताओ इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो सब फोर्स की डायरेक्शन कैसे बताओगे? सबसे पहले इनको एक लाइन से जोड़ो और लाइन के अनुदिश अलोंग द लाइन, यानी अट्रैक्शन रिपल्सन। क्या पास पास आएंगे, दूर दूर जाएंगे? और दोनों अपोजिट है ना, तो ऐसे नहीं कर देना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये गलत है। जैसे बनेगी लाइन, उसी लाइन पर क्या पड़ जाएगा? फोर्स। उसी लाइन पर फोर्स बनाना है, लाइन के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पांचवी लाइन क्या लिखते हैं हम लोग? पांचवी लाइन इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल लगता है, जिससे न्यूमेरिकल तुम बना पाओगे बेटा, वरना इस लाइन के बिना न्यूमेरिकल किसी से नहीं लगेगा, गारंटी कर, ओपन चैलेंज। इस लाइन के बिना न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। क्या है? लिखो, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इस बल की दिशा, इस बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को along the line joining the center of two charges। क्या लिखोगे? इस बल की जो दिशा है दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के
अनुदिश होती है। एक ये इलस्ट्रेशन बना लो उसके नीचे, एक और जो बनाना हो अपने मन से, एक आध दो इधर उधर रख करके सजा करके बना लो, कहीं भी रख करके सजा करके बना लो, एक आध दो। अरे बेटा क्या इलस्ट्रेशन, एक आध ठीक ऐसे बना लो ताकि तुमसे कभी गलती ना हो। और ये वाला जरूर बना लेना और ये वाला जरूर बना लेना, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि ऐसा नहीं कर सकते। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन 100% सही नहीं है। ये 5वां नियम आना जरूरी था। क्लियर हुआ? अब 6वां सुन और 7वां, 6वां 7वां एक्सप्लेन करेंगे कल, बट 6वां 7वां सुन लो। अच्छा, जब मैंने ये नियम पढ़ाने शुरू किया, जब मैंने ये नियम पढ़ाना शुरू किया तो मैंने केवल किसकी बात करी, कितने चार्जेस की लेकर के बात करी? केवल 2। कितने लिए? Q1 Q2 तभी तो करा। यानी इसको किसी तीसरे से मतलब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। 2 आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीसरा कहां है या तीसरा है भी या नहीं है। इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स है बेटा, वो तीसरे के आने से डिस्टर्ब, किसी अकेले वाले पर डिस्टर्ब हो जाएगा, इस पे नेट बढ़ जाएगा। सुपरपोजिशन पढ़ाया गया था आपको, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है वो कभी भी बदलने वाला, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इट इज टू बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स, टू बॉडी इंटरेक्शन, है ना, टू बॉडी इंटरेक्शन, द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है, टू बॉडी इंटरेक्टिव फोर्स। यह द्विवस्तु अंतर क्रिया बल है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कल और अच्छे से। और सबसे लास्ट पॉइंट, यह माध्यम पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अगर बीच में कोई माध्यम आ गया ना तो उस पर डिपेंड करेगा। इन 6वें और 7वें पॉइंट को हम कल एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। और कल लेकर आते हैं इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होमवर्क के लिए। भाग लिए क्या दिया था? के की डायमेंशनल फार्मूला और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पर। और एक चीज अगर याद कर तो F = K Q1 Q2 अपॉन, अगर मैं R बराबर 1 रखूं और Q1 Q2 बराबर 1 रखूं तो K की वैल्यू वो जो आएगी 1 कूलम की डेफिनेशन बना के लाना है। फिर से 1 कूलम की डेफिनेशन। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।